नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, लोकतंत्र की ताकत सचमुच में सड़क पर है और पहले ये ताकत किसानों ने दिखाई और आज ये ताकत ड्राइवरों ने दिखाई। देश के ड्राइवरों ने आज ये ताकत दिखाई है और मैं कहूँगा कि किसानों के बाद आज ड्राइवरों ने, मेहनतकश ड्राइवरों ने जता दिया कि झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? उसमें ड्राइवर लोग हैं, उनके खिलाफ सजा बढ़ा दी गई है। इसकी वजह से ये सब हो हल्ला हो रहा है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अमित शाह, अरे ड्राइवर इस देश में 22 करोड़ ड्राइवर है। पूरा ड्राइवरों को लिए आप कह रहे हो कि 10 साल की सजा। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि आज इन्हीं ड्राइवरों को लेके जो मोदी सरकार बैकफुट पे गई है, मोदी और शाह बैकफुट पर आए। यही अमित शाह इन्होंने शुरू में जब ये कानून ड्राफ्ट किए जा रहे थे, जब ये कैबिनेट में जा रहे थे, जब कैबिनेट के बाद इनको पार्लियामेंट में रखा जा रहा था, उससे पहले यही अमित शाह इन्होंने इन ड्राइवर्स को, इनके यूनियन को भाव नहीं दिया। ये ड्राइवर चाहते थे कि इनसे कहीं ना कहीं मशवरा लिया जाए, लेकिन अमित शाह तैयार नहीं थे। या अमित शाह का कहीं ना कहीं अहंकार झुकने को तैयार नहीं था। सच्चाई ये है। लेकिन जब लाखों लाख ड्राइवर सड़क पर आ गए, और चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जब हर जगह, हर सड़क, हर हाईवे पर जाम लगने लगा और शाम तक इस देश में 2000 पेट्रोल पंप के पास तेल खत्म हो गया और ये खबर आने लगी इंटेलिजेंस ब्यूरो से कि अगर ये सिलसिला बढ़ता चला गया तो 48 घंटे में इस देश में सप्लाई चेन ठप हो सकती है। और उसके बाद साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में फीता काट रहे, उद्घाटन कर रहे मोदी, जो पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकले थे दक्षिण भारत में, कहीं ना कहीं उनके कान खड़े हुए। और अमित शाह जो कहीं ना कहीं मंदिर के लिए रणनीति बना रहे थे कि 22 तारीख को जो उद्घाटन होगा उसके बाद किस तरह से बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं वो मंदिर को प्रोजेक्ट करेंगे, और मंदिर और इस चुनाव की रणनीति जो बना रहे थे, शाम तक, जी हाँ, शाम 6 बजे तक अमित शाह भी बैकफुट पर थे, मोदी जी भी बैकफुट पर थे। अब दोस्तों, जानकारों का ऐसा कहना है कि जब ये क्राइसिस गहराने लगी और इस तरह के लक्षण, सिम्टम्स दिखने लगे कि हो सकता है कि आज शाम तक 2000 पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है, तो कल तक ये संख्या कहीं 4-5 हज़ार न पार कर जाए। और अगर देश में पेट्रोल की क्राइसिस होगी, डीजल की क्राइसिस होगी, ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा, सब्जी है, ग्रोसरी है, सारे आप कह सकते हैं जितना भी सप्लाई चेन है, दूध से लेकर तेल तक और सब्जी से लेकर ग्रोसरी तक, अगर ये ठप हो जाएगी अगले 48 या 72 घंटे में और ये स्ट्राइक बढ़ती चली जाए, तो फिर होगा क्या? क्या मोदी जी के फिर प्लान धरे के धरे रह जाएंगे और किसानों से कहीं आगे ड्राइवर निकल जाएंगे? ऐसा लोग कहते हैं कि उसके बाद मोदी जी और शाह साहब की बातचीत हुई और उसके बाद ये हुआ कि सरकार इस पर कंप्रोमाइज़ करेगी। और उसके बाद ये जो AK भल्ला साहब हैं, ये भल्ला साहब होम सेक्रेटरी हैं जो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, इनसे कहा गया कि आप तुरंत ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात करिए और उनको बताइए कि यह कानून पर हम रोक लगाने जा रहे हैं, ये कानून पर हम रोक लगाएंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे सलाह लेंगे और जो ड्राइवर कहेंगे वही बात मानी जाएगी। और जो 10 साल की जो सजा है, 7 लाख का जुर्माना है, इस पर अमित शाह विचार करेंगे। विचार ही नहीं करेंगे, चुनाव का समय है, बात मान सकते हैं। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं।
लेकिन पहला सवाल द फर्स्ट बिग क्वेश्चन कि ये क्राइसिस क्रिएट किसने करी, ये क्राइसिस खड़ी कैसे हुई, इस क्राइसिस की जड़ में कौन आदमी है? और जवाब आता है ये साहब है इस क्राइसिस की जड़ में, मोदी जी के चाणक्य अमित शाह। अब अमित शाह वैसे तो पार्लियामेंट में बड़ी तैयारी के साथ आते हैं, प्लानिंग करके आते हैं, और कोई भी स्कीम अगर वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्लान करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अमित शाह जल्दबाजी में थे, या मोदी जी का प्रेशर था कि भाई ये जो आईपीसी जो है आपने बदली है, ये जो पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून आपने बदले हैं, इनको जल्दी बदलिए, इनको जल्दी पास करवाइए, चुनाव से पहले पास करा दीजिए। और इसी आनन फानन में अमित शाह ने विंटर सेशन में, ये जो पिछला शीतकालीन सत्र था संसद का, उसी में ये कानून पास करा दिया। अब कानून क्या था? कानून जो था वो एक्सीडेंट केसेस का था, हिट एंड रन, कि आप किसी को हिट करते हैं, कोई घायल हो जाता है सीरियसली, और फिर ड्राइवर है, चाहे वो ट्रक का हो, चाहे बस का हो, चाहे टैक्सी को, भाग जाता है। तो कानून साहब ये आया कि अगर वो भागेगा तो फिर 10 साल की सज़ा होगी। तो सज़ा बढ़ा दी, 10 साल की कर दी, और जुर्माना भी कर दिया, 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा ड्राइवर के ऊपर। अब हो सकता है दोस्तों ये जो कानून है अपनी जगह पर सही हो, और मैं कोई एडवोकेट वकील तो हूँ नहीं जो मैं इस कानून का पोस्टमार्टम करूँगा, इसको डाइसेक्ट करूँगा। बहरहाल मैं कानून में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अमित शाह ने मेरी नज़र में 2 गलतियाँ करी, 2 मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक ये थी कि इतना इम्पॉर्टेंट कानून है जो कहीं ना कहीं लाखों ड्राइवर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, अमित शाह ने इस पे बहस नहीं कराई। बहस की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि ये कानून तब पारित हुआ जब 150 से ज़्यादा सांसद विपक्ष के सस्पेंड कर दिए गए थे, सस्पेंड थे वो लोकसभा में, राज्यसभा में। तो बिना बहस के, बिना विपक्ष के बहस के, राय के, मशवरे के, ये कानून पास हो गया। और दूसरी चीज कि जब ये कानून बन रहा था तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मोटर एसोसिएशन वाले हों, या बड़े ट्रांसपोर्टर्स हों, या ट्रक ड्राइवर्स हों, इनसे भी कोई राय मशवरा नहीं किया गया। बिना इनके राय के, बिना इनके मशवरे के, बिना किसी विपक्ष के ये कानून पारित कर दिया गया। अब दोस्तों अगर आप पूरा मामला देखें तो एक सवाल उभर के सामने आता है। सवाल ये है कि क्या ये जो गुजरात लॉबी है ये अहंकार में इस कदर डूबी हुई है, ये प्रचंड बहुमत के अहंकार में, ये जो मेजॉरिटी का जो एक आप कह सकते हैं एक एरोगेंस है, वो इस कदर हावी है गुजरात लॉबी पर कि अगर ये बड़े फैसले भी लेती है, कोई बिल भी लाती है, कोई विधेयक लाती है, कोई कानून बनाती है, किसी की परवाह नहीं करती, नॉट बॉदर्ड, किसी की परवाह नहीं इस देश में। और क्या बिना राय मशवरा लिए ऐसे ही कानून पारित कर दिए जाते हैं, भले कानून समाज के लिए ठीक हों, गलत हों, जो हों, क्या बिना राय मशवरे के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बिना राय मशवरे के कानून पारित कर दिए जाते हैं? और क्या ऐसा पहले भी होता था हिंदुस्तान में 70-75 साल पहले? जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा तो इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं होता था जो आज हो रहा है। अब दोस्तों इतना तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर इस क्राइसिस के पीछे कौन है और ये नौबत क्यों आई। लेकिन कुछ देर पहले, इस मीटिंग से पहले, जो भल्ला साहब ने मीटिंग करी उससे पहले अशोक वानखेड़े बॉम्बे में थे, और मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ये पूरी स्ट्राइक को ट्रांसपोर्टर्स के साथ वो लगातार उनके संपर्क में थे, मैंने उनसे जानना चाहा कि आखिर ये क्राइसिस यहाँ तक क्यों पहुँची, ये नौबत क्यों आई, ये सरकार क्या वाकई अहंकार में डूबी हुई है? क्या जो फैसले हैं वो एक तरह से एक तरफा होते हैं, बिना विपक्ष से पूछे हुए, बिना स्टेक होल्डर से पूछे हुए, किसी की परवाह नहीं, नॉट बॉदर्ड? क्या ऐसी एक स्थिति में इस मोड में मोदी सरकार चलती है क्योंकि प्रचंड बहुमत उनके पास है? और ये जो सवाल है इसका जवाब मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर अशोक वानखेड़े के पास है। चलते हैं बॉम्बे, अशोक वानखेड़े के पास। कुछ देर पहले, इस मीटिंग से पहले उनसे मेरी बातचीत हुई। पहला सवाल कि एक तरफ पूरे देश में त्राही त्राही की स्थिति है, और इतना हमें ध्यान देना होगा कि जैसे पानी है और वायु है, वैसे ही आज की दौर में पेट्रोल और डीजल है। बहुत कुछ इसका इफेक्ट हो सकता है। अभी तो सिर्फ
पेट्रोल नहीं मिल रहा, उसके बाद पता चला कि सब्जियों की सप्लाई बंद हो जाएगी और भी बहुत सी चीजें। लेकिन गुड गवर्नेंस वाले मोदी जी वो तो दक्षिण भारत में व्यस्त हैं। अमित शाह, मैंने फोन मिलाया उनके दफ्तर में, उनका साहब बीजेपी ऑफिस गए हुए हैं, शाम वाम को कभी मीटिंग होगी तो होगी, उनके सेक्रेटरी वगैरह करेंगे। ये स्थिति क्या है? देश में इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा हो रहा है हमारी आपकी जिंदगी का, और ये गुजरात लॉबी जो है ये वोट में लगी हुई है। दीपक भाई, मैंने ना इतिहास में पढ़ा था, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि शासक ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष दर्शन ये दो गुजराती अभी हमको करवा रहे हैं। मैं मुंबई में हूं अभी दीपक भाई जी। पेट्रोल के लिए मारामारी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सीएनजी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, क्या करें। जिन पेट्रोल पंप पे है वहां पे लाइनें लगी है। कुछ राज्यों में राशनिंग शुरू हुआ है, 5 लीटर 4 व्हीलर्स को, 2 लीटर 2 व्हीलर को। राजस्थान में इतनी स्थिति खराब हो गई कि पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, तोड़फोड़ हुई। 95 लाख ट्रक चलते हैं इस देश में, 100 अरब किलोमीटर की दूरी नापते हैं एक साल में। 10 से 12 करोड़ मतदाता सिर्फ इस ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर के परिवार हैं, मैकेनिक के परिवार हैं। और आज वो रास्ते पे हैं, प्रधानमंत्री दिए जला रहे हैं, फीता काट रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, दक्षिण भारत के भ्रमण पे हैं। देश के गृह मंत्री रामलला का कार्यक्रम कैसा मार्केटिंग करके वोट पाएंगे, इस जुगाड़ में लगे हैं 2024 के लिए। अरे देश रहेगा तो चुनाव करोगे ना, देश को जिंदा तो रहने दीजिए। आपने सही कहा, आप ट्रेन से बैरल पहुंचा सकते हैं पेट्रोल के शहर तक, पेट्रोल पंप तक तो टैंकर ही लेके जाता है जी। और ये सारे टैंकर सीधी रोड पे है। तो आज मैं जिस शहर में बैठा हूं उसको दूध का सप्लाई पूरा बाहर से आता है, सब्जियां बाहर से आती हैं, हाहाकार मच जाएगा, ब्रेड नहीं मिलेगा खाने को। गैस सिलेंडर जिन लोगों के यहाँ जाना है उनको, ये जो लाडली बहना को जो गैस सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर आएगा तो दोगे ना। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि ये हड़ताल निपटाइए जल्दी। कैसा निपटाएंगे, क्योंकि ये केंद्र की कानून है। अभी राहुल गांधी ने भी एक मैसेज किया है। अपोजिशन का ये कहना है कि भाई जिस वक्त आप 100-150 सांसदों को आप सस्पेंड कर रहे थे, आपने सारे अपोजिशन को बाहर निकाल दिया था लोकसभा राज्यसभा से, उस वक्त ही आपने कानून बनाया। तो ना आपने विपक्ष की राय ली, अगर विपक्ष से आप राय लेते तो हो सकता है नौबत ना आती। इसी तरह से जो बेचारे ट्रक ड्राइवर है या मोटर एसोसिएशन उनका है, उनके जो ट्रांसपोर्टर है, उनको भी बुला के पूछा नहीं, स्टेक होल्डर से पूछना चाहिए था कि भाई ये कानून ला रहे हैं जिसमें 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए का जुर्माना है। अगर इन्होंने ट्रकर्स वालों से बात करी होती, एसोसिएशन से, विपक्ष से बात करी होती कि भाई इतना बड़ा कानून लेके आ रहे हो, तो ये नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है कि चाणक्य के अहंकार ने मोदी को फंसा दिया, मोदी सरकार को? अरे भाई, इस देश में 2 ही स्टेक होल्डर है, एक का नाम है नरेंद्र मोदी जी और दूसरा का नाम है अमित शाह। और कोई स्टेक होल्डर नहीं है इस देश में। गलतफहमी है आपको। हम और आप तो गुलाम है। हाँ हाँ, हम और आप तो गुलाम हैं। हम भेड़ बकरियां हैं जिसको जनता वोट देती है। वो जानते हैं ना, ये भेड़ बकरियां जिधर हाकूंगा उधर हाक जाएंगे। नहीं, आप क्या कह रहे हैं टाइगर? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जनता भी स्टेक होल्डर नहीं, विपक्ष भी नहीं, ये जिनके खिलाफ कानून ला रहे हैं वो भी नहीं, तो फिर मतलब सिर्फ मोदी और शाह खिलाफ कानून ला रहे हैं उनको पूछा नहीं तो स्टेक होल्डर कहां से हो गए? विपक्ष को वो मानते नहीं, सदन के बाहर धक्का मार के निकाल दिया, वो उनको नहीं मानते। जिनके लिए कानून बनाया उस जनता को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको नहीं मानते। आपको हमने राम मंदिर दे दिया है ना, अब रामलला अंदर बैठ जाएंगे, आप पूजा करिए, लाइन में लगिए, वहां पे पदयात्रा करिए, ज्यादा पुण्य मिलेगा, पैर पैर चलिए। सेहत का ध्यान रखते हैं मोदी जी देश के, काय को गाड़ियों पे चलते हो?
क्या गरज है पेट्रोल की, सब्जियों की? कौन ट्रक वाले? क्या औकात है इनकी मोदी जी के और अमित शाह के अहंकार के सामने? ये शासक है, डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र नहीं है, ये शासक है और शासन अपने मन मर्जी से करते हैं। इसीलिए ये जो हम बातें करती, बड़ी बड़ी जो शब्द है ना, स्टेक होल्डर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सामूहिक सबको लेकर चलना, ये सब तिजोरी में चले जाने वाले शब्द है। अभी 2024 के चुनाव के बाद ये शब्द कहीं आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है जैसे ये जो ट्रक ड्राइवर हैं और जो बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा इनका इकोसिस्टम भी है, इनका ये कहना है कि साहब अगर ये जो 7 लाख रुपए जुर्माना होगा या 10 साल की सजा होगी, कोई हादसा हो गया, किसी को चोट लग गई, खैर ठीक है, एक पक्ष घायल व्यक्ति का भी है, ऐसा नहीं है। उनका ये कहना है कि साहब अगर ये कानून में संशोधन नहीं हुआ, बदलाव नहीं, तब तक तो हम ये जो स्ट्राइक है उसको जारी रखें, या फिर हम ट्रक चलाना छोड़ देंगे या हम स्ट्राइक रखेंगे। सरकार दीपक को भाई, जल्द से जल्द इसमें संशोधन करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? आपको आगे की पिक्चर क्या लग रही है? इसमें दो तीन चीजें हैं। जो आपने बोला कि ठीक है, जो मर जाता है एक्सीडेंट में तो उसका भी देखना चाहिए, तो हर ट्रक इंश्योरेंस होता है। आपकी गाड़ी भी है, आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला के दिखाई, मुझे चालान हो जाएगी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी करिए, ट्रक के मालिकों को बोलिए कि वो इंश्योरेंस करें, ताकि उनके गाड़ी से कोई कुचलता है तो उसका मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी भी दे। एक रास्ता इसमें वो है। दूसरी बात, ये जो बार बार करेगा कि अब हिट एंड रन, मुझे बताइए, हमने जिंदगी में कितनी बार गाड़ियां और ऐसी देखी है एक्सीडेंट, जो बड़ी गाड़ी होती है वही मुजरिम माना जाता है और ट्रक से बड़ी गाड़ी रास्ते पे होती नहीं, चाहे ट्रक वाले की गलती हो या ना हो। यदि एक्सीडेंट में कोई आदमी मर जाता है तो भीड़ पहले ट्रक ड्राइवर को मारती है। ट्रक ड्राइवर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, कई बार ऐसा हुआ कि ट्रक ड्राइवर भाग गए गाड़ी छोड़ के, लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और बाद में ट्रक ड्राइवर जाके पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो गया कि साहब मेरी गलती नहीं थी, मैं भागा इसलिए कि लोग मुझे मार देंगे। क्या ये नए कानून ट्रक ड्राइवर को वो सिक्योरिटी देते हैं कि भीड़ उनको नहीं मारेगी? गारंटी लेंगे मोदी जी और अमित शाह जी? और जिन लोगों ने यस यस करके कानून पास कर दिया, आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी सवाल है। हिट एंड रन आप कहते हैं, और रन नहीं करेगा तो बचेगा कैसे? क्या राष्ट्रपति जी ने कोई उसमें एक प्रावधान रखा है कि इनको बचने के लिए सिक्योरिटी? वो अपनी जान बचाता है, गलती नहीं हुई तो भी। अरे एक साइकिल इसका तोड़ यही है। पुराने कानून में क्या प्रॉब्लम था? 2 साल के कानून में क्या प्रॉब्लम था? आपको क्या लगता है कि एक ट्रक ड्राइवर, मुझे बताइए, एक ट्रक ड्राइवर, आप ट्रक ड्राइवर को इंसान क्यों नहीं समझते? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ट्रक के केबिन एसी होनी चाहिए क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर उसमें बेचारा वो भी इंसान है। तो ट्रक ड्राइवर एक सामान्य इंसान, उसको 2 साल की सजा बहुत बड़ी सजा है। 2 साल वो जेल में रहता है, उसके बाद उसको नौकरी नहीं मिलती कहीं, वो फिर बाद में कहीं पर ठेला लगाता है सब्जियों का, वो जिंदगी से उठ जाता है। 2 साल की सजा प्रावधान ठीक है। इंश्योरेंस करवाइए, आपको 7 लाख का चाहिए। वो ट्रक ड्राइवर 7 लाख कहां से देंगे? अरे उसके पास 7 लाख होते तो वो ट्रक चलाता था क्या? सवाल ये है। आपको क्या लगता है टाइगर, ये जो जिस तरह से क्राइसिस बढ़ रही है, एक शोडाउन है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है और ट्रक ड्राइवर जो है लाखों की संख्या में, मैंने इसलिए कहा था, ये आत्मविश्वास नहीं अहंकार है। ये सरकार किसकी बात मानती है मुझे बताइए? सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ कह दिया, कानून लाके उसको भी उल्टा कर देते हैं। विपक्ष को बोलने नहीं देते, भगा देते हैं। कोई पत्रकार बोलता है, उसके ऊपर केस लग जाता है। कोई सवाल पूछता है, उसको रगड़ दिया जाता है। कौन, मुझे बताइए ना, ये सरकार किसकी सुन रही है? ये सिर्फ अपने मन की बात कर रही है। और इनके मन में एक बात आई, सुबह उठ के इन्होंने तय कर लिया, रात को सपना पड़ गया कि ये 10 साल और इसको 7 लाख कर देना चाहिए, और कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आ रहा हूँ। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं
तो हम ये देखते हैं कि मोदी जी का बड़ा लेट रिएक्शन होता है। जैसे किसान आंदोलन हो रहा था, वो आंदोलन होता गया, किसान सर्दियों में मरते गए और फिर बहुत देर बाद मोदी जी को लगा कि भाई गलती हो गई है और तब उन्होंने कानून वापस लिया। डिमोनेटाइजेशन में भी हमने ये देखा, नोटबंदी में सब कुछ गोपनीय रखा, बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, ये फैसला गलत था। ये सरकार या मोदी जी या अमित शाह इतनी देर से जो रिएक्ट करते हैं, उसके पीछे क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है, अहंकार है, या गुड गवर्नेंस की थ्योरी नहीं है? गुड गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है। दीपक जी, मैं माफी चाहता हूं, आपका रीडिंग मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हो रहा है। इन्होंने अभी तक डिमोनेटाइजेशन पे कभी गलत नहीं कहा, आज भी डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई करते हैं। ये सिर्फ 2 बार इन्होंने पीछे कदम हटाए हैं। एक बार जब लैंड एक्विजिशन बिल अध्यादेश इन्होंने लाया था, और वो अध्यादेश 3 बार लाए थे, और तीसरी बार अध्यादेश लाने के बाद वो अध्यादेश लैप्स हो गया, लेकिन एक कानून नहीं बना पाए उसका। और किसान कानून, उस अध्यादेश के समय ऐसा हुआ था लैंड एक्विजिशन में कि जो सर्वसम्मति से पारित कानून, जिसमें बीजेपी भी थी, सर्वसम्मति से कानून पारित हो गया था, उस कानून के साथ इन्होंने छेड़खानी की थी। और संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो उसमें प्रावधान रखे थे वही हटाए गए थे। तो उसके बाद भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने ऐतिहासिक भोपाल के रैली में इन्हें तानाशाह और हिटलर कहा, सार्वजनिक मंच से। उसके बाद उन्होंने वो कानून वापस लिया, क्योंकि नया नया मामला था, नई नई सरकार थी। अब क्या लग रहा है? अब ये 2024 डर, मैंने बोला डर। दूसरी बात, किसान कानून, डर के कारण। कौन सा डर? चुनावी डर। अब तो ये संघ से भी नहीं डरते, पहले तो संघ से डरते थे, अब संघ से भी नहीं डरते, अब सिर्फ चुनाव से डरते हैं। और अब तो चुनाव से भी नहीं डरते, क्योंकि इनको लगता है 3 राज्यों के चुनाव हमने जीत लिए विपरीत स्थिति में। अब तो मोदी जी जहां पैर रखेंगे वहां जीत है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसको बढ़िया से मार्केट करेंगे और 2024 में सत्ता में आएंगे, फिर देखा जाएगा ये ट्रक वाले फक वाले क्या कर सकते हैं। मोदी जी जहां कदम रखेंगे वहीं जीत उनको हासिल होगी। अहंकार कह लीजिए और कॉन्फिडेंस करिए। बहरहाल टाइगर, काफी खुलकर आपने बात करी, सामने सारे तथ्य रखे, ड्राइवर्स का भी पक्ष रखा, बाकी पक्ष भी आपने रखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्राइसिस अगर हैंडल नहीं हुई तो वाकई त्राही मचेगी, क्योंकि मामला पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट सब कुछ का है। पूरी सप्लाई चेन टूटेगी इस देश में और फिर बहुत क्राइसिस होगा, और क्राइसिस धीरे धीरे शुरू हो चुका है। बहरहाल फैसला, जैसे टाइगर ने कहा, भाई 2 ही लोगों की सरकार है, तो उसमें राजनाथ तो फैसला ले नहीं सकते, उसमें नितिन गडकरी तो फैसला ले नहीं सकते, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी तो फैसला ले नहीं सकता। फैसला तो इन दोनों को ही लेना है। एक आदमी तमिलनाडु में, एक आदमी जो है वो राम मंदिर की बहस कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। देखते हैं गुजरात लॉबी को टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। बहरहाल क्राइसिस है और अभी तक प्रॉपरली हैंडल नहीं हुआ, और साफ तौर पे लगता है कि जो गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर पर है, हाशिए पर है। टाइगर, आप आए और आपने जिस तरह से तथ्यों को सामने रखा, वाकई आप टाइगर, सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।